बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग नाइन्थ केमिस्ट्री एंड इट्स फर्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, सो केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो तकरीबन सबको ही पता है। जस्ट उन लोगों के लिए जो कि अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिकल्स की दुनिया दुनिया जिसमें केमिकल्स पाए जाएं, जस्ट केमिकल्स के बारे में हम स्टडी करें। और केमिकल्स की क्या, हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करें। और केमिकल्स की किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किसकी खसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर उसकी क्या है कंपोजिशन कैसी है। तो ये जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ये केमिकल्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उसका कंपोजिशन पढ़ते हैं। अच्छा, अब कंपोजिशन उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज लगते हैं। सो कितने क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो उसके फार्मूलाज आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास क्या है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, इससे पहले जो है हमारे पास बुक में जो है हमारे पास ब्रांचेस भी गिवन थी। अच्छा, ब्रांचेस जो है वो हम एक दूसरे लेक्चर में हम स्टडी कर लेंगे उसको, क्योंकि ब्रांचेस अगर हम स्टडी करनी है हमें इसलिए, क्योंकि एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे उसमें ब्रांचेस बहुत नेसेसरी है, ज़ाहिर सी बात है। दूसरी चीज़ क्या कि देखिए केमिस्ट्री को बच्चे बहुत ज़्यादा टफ लेते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ईजीएस्ट वे में पढ़ें ताकि बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चा जो है कॉन्सेप्चुअल पढ़े। कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो वो एक छोटी सी बात होती है जैसे हम एक 3-4 लाइनों की डेफिनेशन पे हम पढ़ रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे बिकॉज ये दो इस तरह की जो चीज़ें हैं स्टार्ट के चैप्टर में कि वो जो है ना थोड़ा थोड़ा माइनर से उसमें डिफरेंस होता है। और वो ऐसा लग रहा था क्या नहीं क्या हलचल हो गई। तो हम यहाँ पे पहले तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है कि वो फार्मूला जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की सिंपलेस्ट फॉर्म बताई जाए। जबकि मॉलिकुलर फार्मूला क्या है जिसमें किसी भी कंपाउंड की एक्चुअल फॉर्म बताई जाए। अब कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट शामिल हो। अच्छा, एलिमेंट किसे कहते हैं, सो एलिमेंट में अगर हमारे पास आए तो हमारे पास एलिमेंट की कैटेगरी में आते ही हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे जितने भी हैं ये सारे हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जितना पीरियोडिक टेबल भरा पड़े सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिल जाएगा, यानी कि अगर H2O, एच और ओ दो एलिमेंट्स हो गए तो ये बन गया एक कंपाउंड। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी कंपाउंड की, यानी किसी भी कंपाउंड की बिल्कुल सादा सी जो एक फॉर्म होगी वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला में पाया जाएगा। और मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, ये किसी भी कंपाउंड की एक्चुअल फॉर्म यानी जो हकीकत में है वो फॉर्म जो है वो पाई जाए। अब यहाँ पे बात हो रही है फार्मूले की, ठीक है, ये नहीं है कि आप किसी उसकी शेप को तस्वर करने में लग जाएं, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है फार्मूले की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का क्या है CH2O, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका रेशियो इन्होंने किस तरह से करा है, कार्बन इस वक्त हमारे पास एक मौजूद है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास दो, दो लिख दिए। ऑक्सीजन कितने हमारे पास एक। इसी तरह से अब ये था इम्पेरिकल फार्मूला जो कि इसकी कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे बात करें मॉलिकुलर फार्मूले की, तो दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी हुई है, ग्लूकोज ही दी हुई है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है हमारे पास C6H12O6। अब अचानक से यहाँ पे इसका रेशो इतना डिफरेंस कैसे आ गया, रेशो देखें तो कार्बन के पास कितने हैं 6, यहाँ पे लिख दिया 6, रेशो 12, हाइड्रोजन के पास 12 था, यहाँ पे 12 लिख दिया। और ऑक्सीजन के पास कितने 6। यानी जिस भी फॉर्मूले में आपको एक पूरी मुकम्मल फॉर्म है, किसी में आपको ये ना लग रहा हो इसमें कुछ कम है, तो वो फॉर्म क्या है एक्चुअल फॉर्म, तो वो मॉलिकुलर फार्मूला है। जबकि ये जिसमें आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे किस तरह से कटिंग की हुई है, 6 1 6, 6 2 6 12 और 6 1 6, इस तरह से इसकी कटिंग की है, इसको रेशो निकाला हुआ है। तो एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला। अब इसकी एक दो एग्जाम्पल क्या दी गई है बुक में। अच्छा, हम समझ इसको सारा जो है टॉपिक कवर हम बुक से ही कर रहे हैं, बट इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो अलग करनी है। अब अनदर एग्जाम्पल इज़ बेंजीन। बेंजीन एक मेडिसिन की दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और यहाँ पे क्या है इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH, यानी C का रेशो क्या C का कितना है 1 और रेशो H का कितना है 1, कुछ भी नहीं मौजूद, यानी मतलब एक एक उनके पास एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब अगर हम बात करें बेंजीन की मॉलिकुलर फार्मूले की, तो यहाँ पे कितना है C6H6, मतलब कि यहाँ पे इसका C का जो रेशो है 6 और H का रेशो 6। यहाँ पे किस तरह से कटिंग की होगी, 6 1 6, 6 1 6, मतलब क्या कि मॉलिकुलर फार्मूला एक्चुअल फॉर्म है, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला में हम
उसकी कटिंग कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल उसका रेशो निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आगे चलें आप बुक में, तो बुक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक गिवन है वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। ये तो हम 7th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं, बट 9th के स्टैंडर्ड पे आके हमें वो चीज़ें थोड़ी और विजन उसका कर ले ज़्यादा अच्छा है। अब एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला की तरह। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अरे देखिए, आप जब तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के बारे में नहीं पढ़ सकते, जब तक आपको एटम का ही ना पता हो कि आखिर एटम क्या है, एटम किस तरह का होता है। हम जो स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं एटम का, वो एटम का क्या होता है, मैं छोटी क्लासेस में जस्ट ये बता दी जाता है, ये हमारे पास शेल्स होते हैं और इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो लेट्स स्टडी दिस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं हम। अब जिसमें क्या है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। एटम ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ जो एम्प्टी स्पेस दिखाया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि भाई ये न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास प्रोटॉन, इन्होंने क्या कहा हुआ है, अब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन क्या है, इन्होंने दिखाया हमें ऑरेंज कलर से कि भाई ये प्रोटॉन है, और जो ब्लू कलर्स की दिखाया है ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। मतलब कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब क्या है हमारे पास, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं भाई। देखिए, एटम सबसे पहले क्या है, एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज़ इनडिविजिबल और इनविजिबल। ठीक है, एटम एक छोटा तरीन पार्टिकल है जो कि इनविजिबल होता है, मतलब कि नहीं देखा जा सकता, और ना ही तो उसे हम मज़ीद काट सकते हैं। अब इतना छोटा पार्टिकल है कि हम ना तो उसको कट कर सकते हैं और ना हम उसे देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं। किस तरह से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं। अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हैं, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो शेल्स हैं, ये इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। ये जो हमारे पास ये इतने सारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स कहलाते हैं, और इसे हम सिंपल ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसे हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जो आप बॉल्स देख रहे हैं ऑरेंज कलर की, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने कि किस तरह से कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ये मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिट्स में। अगेन वी हैव आवर डेफिनेशन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, सिर्फ प्रोटॉन्स की, न्यूक्लियस में मौजूद है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन की बात की जाएगी तो वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और अगर बात की जाए सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी दोनों प्रोटॉन्स की भी और न्यूट्रॉन्स की, यानी पूरे न्यूक्लियस की बात की जाए, तो उसका जो सम होगा वो कहलाता है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, यानी सिंपल प्रोटॉन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर, और अगर इसके सम की बात करेंगे तो एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है भाई, रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और एटॉमिक मास नंबर क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है A से। ठीक है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z, वाइल atomic mass number is represented by A. It's the smallest and the shortest definition which we have. सो आई होप अंडरस्टैंड आपने हो गया होगा आसानी से। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें और आप केमिस्ट्री को या फिर आप फिज़िक्स या मैथ्स को कॉन्सेप्चुअल वे में समझ सकें।